हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जो विधियां हैं इन सीटू और एक्स सीटू उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो समझा दिया था। और इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन की क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग कौन कौन सी विधियां हैं, वो मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दी थी। अब इसमें दो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचते हैं। एक तो क्रायो प्रिजर्वेशन तो मैंने आपको पिछली बार समझा दिया था, जो कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का की एक मेथड है, ठीक है ना। और उनमें क्या डिफरेंस होती है मैंने आपको बताया था। इन सीटू कंजर्वेशन में आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट और आपका सेक्रेड ग्रुप्स या पवित्र उपवन आते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपके बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं, जू आते हैं, म्यूजियम आता है, आपका क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, फील्ड जीन बैंक आती है, सीड बैंक आता है। ये सारे मैंने आप लोगों को पिछली बार बता दिए थे, ठीक है ना। अब हमारे इसमें दो क्वेश्चन और बचते हैं। और एक मैं आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन बता देता हूँ। ऐसे कभी कभी पूछ लेते हो कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन डिड द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, है ना। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो रहता है वो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ये एक मतलब डे है ये। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को, वर्ल्ड एड्स डे होता है आपका 1 दिसंबर को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है आपका 7 अप्रैल को, है ना। वर्ल्ड टोबैको प्रिवेंशन डे होता है 31 मई को, ठीक है ना। वर्ल्ड ओजोन डे होता है 16 सितंबर को। उसी टाइप से आपका ये वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। इसको हिंदी में हम लोग विश्व जैव विविधता दिवस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है पहले, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है कि ये आ जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है ना। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है और भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जो इनसे एनसीईआरटी की जो बुक है उस एनसीईआरटी की बुक में इन टोटल टोटल बायोस्फीयर रिजर्व के नंबर तो दे रखे, बट उनके डिटेल नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे ही नहीं रखे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं आते। बट मैं आपको कुछ के नाम बता दूंगा, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आया है परीक्षा के अंदर कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ठीक है ना। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो क्या होते हैं वास्तविक रूप से। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो रहते हैं ना वो जैव विविधता के संरक्षण के स्थल है। दे आर द साइट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना। और ये जो जैव विविधता के संरक्षण के जहाँ स्थल है, यहाँ पर दोनों ही तरीके से मतलब नेचुरली भी और साइंटिफिकली भी, मतलब प्राकृतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से दोनों दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, मतलब दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू है नेचुरल और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन या जैव विविधता का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है उन बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की स्टेब्लिशमेंट 1971 में मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत की गई थी, ठीक है ना। अभी तक भारत में जो है और इनको जो स्टेब्लिश करता है, इनको जो किसी भी पर्टिकुलर किसी नेचुरल हैबिटेट को बायोस्फीयर रिजर्व एरिया का रिकॉग्निशन, उसकी जो मान्यता है वो देने का काम यूनेस्को करता है, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये जो यूनेस्को यूएनओ की एक संस्था है, उसने मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया था और उस प्रोग्राम के अंतर्गत ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया बनाए गए। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो है वहां पर दोनों तरीके से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है, मतलब नेचुरल तरीके से भी और साइंटिफिक तरीके से भी। दूसरा, जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया होते हैं
उन बायोस्फीयर रिजर्व एरिया को मतलब जो मान के चलना, जो इस्टेब्लिशमेंट इनका किया गया उसमें जो जो साइंस पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड अमंग देम, है ना, मतलब उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इस्टेब्लिशमेंट किए गए। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, है ना। अभी तक भारत में 14 एट प्रेजेंट 14 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है। इन 14 बायोस्फीयर रिजर्व में एरिया में अगर आप देखेंगे तो इनको मतलब इन ऑर्डर टू फॉर देयर मेंटेनेंस और यू कैन से फॉर देयर मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनके परिचालन के दृष्टिकोण से या उनके रख रखाव के दृष्टिकोण से उनको 3 जोन में बांटा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे जो सेंटर जोन होता है ना, जो बीचों बीच का क्षेत्र होता है वो कहलाता है कोर जोन, इसको सेंट्रल जोन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया का डायग्राम बनाए, ठीक है ना, उस बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया के जो डायग्राम रहता है उस डायग्राम के अंतर्गत जैसे आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो रहता है, उस बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के ऐसे 3 जोन होते हैं, है ना। अब इसमें जो ऐसे 3 जोन, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर राउंडेड नहीं रहता है वो, ये बीच का जो जोन रहता है ये कहलाता सेंट्रल जोन या कोर जोन। ये कहलाता आपका बफर जोन, ये कहलाएगा कोर या सेंट्रल जोन, ये कहलाएगा बफर, और ये कहलाएगा मैनिपुलेशन। ठीक है ना। ये जो सेंट्रल जोन जो रहता है ये टोटली प्रोहिबिटेड जोन होता है, मतलब यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, मतलब नोबडी कैन रीच देयर, मतलब इट इज ए नेचुरल हैबिटेट है ये, और इसमें वहां पे जो एनिमल है, प्लांट्स हैं, फ्लोरा एंड फना है, उनको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, मतलब वहां पे कोई भी नहीं जा सकता, मतलब इवन अथॉरिटी के जो लोग हैं वो भी नहीं जाते ये। उसके बाद बफर जोन में टूरिस्ट एक्टिविटीज या साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, है ना, या विजिट प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स यहाँ पर बफर जोन में हो सकता है। और मैनिपुलेशन जोन में बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है, इवन एग्रीकल्चर ऑफ यूजफुल प्लांट्स, है ना, और इसके अलावा वहाँ पे पीसी कल्चर, है ना, और एपीकल्चर, इस टाइप के बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस वाले जो प्रोग्राम वो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, बट इस टाइप का करना है कि इससे इस जोन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, सेंट्रल जोन के ऊपर। तो ऐसा ही हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व रहता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो है टोटल 14 है अपने इंडिया में, है ना, और इनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, मे प्रोग्राम, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, अब जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है इनमें से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है मेन अपने, मैंने आपको एक तो नीलगिरी बता ही दिया, इसके अलावा आपका कान्हा। अब अपने एमपी की बात करें तो एमपी में जो कान्हा नेशनल पार्क है, वो कान्हा को नेशनल पार्क का भी रिकॉग्निशन है और बायोस्फीयर रिजर्व का भी रिकॉग्निशन है, मतलब वो दोनों है, नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो है थार रेगिस्तान, थार नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
काजीरंगा, ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। इसके अलावा नौकरेक तुर्रा रेंज है ना। इसके अलावा कच्छ के रण है ना, रण ऑफ कच्छ है ना। इसके अलावा नामदफा है ना, नीलगिरी, ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ये भारत के कुछ प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है ना। इन बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के द्वारा फंडिंग की जाती है और वहां पर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, मतलब जैव विविधता का संरक्षण इन सिटू और एक्स सिटू दोनों तरीके से किया जाता है। मतलब एक्स इन सिटू तो ही जो होता है नेचुरल तो ही सही। इसके अलावा अगर मान के चलो कोई इंडेंजर्ड या वनरेबल स्पीसीज है, मतलब या तो कोई विलुप्त प्राय प्रजाति है या वनरेबल स्पीसीज है ना, इन स्पीसीज को भी ध्यान में रखकर इनके लिए कोई स्पेसिफिक प्लान तैयार करके वहां पे उनका कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये भी परीक्षा के अंदर आया है, परीक्षा में प्रश्न बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर, कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो ये आपका आंसर होना। इसमें ये डायग्राम भी अगर आप बना दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो हमारा हॉट स्पॉट, रेड डाटा बुक है ना, और बायोडाइवर्सिटी के क्या लॉस होने के क्या कारण है वो भी मैंने आपको समझा दिए, है ना। इसमें इसके अलावा एक वन वर्ड और क्वेश्चन, जैसा भी मैंने एक वन वर्ड क्वेश्चन आपको बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और वन वर्ड क्वेश्चन है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, मतलब प्रजाति क्षेत्रफल जो के बीच में जो कोरिलेशन किसने समझाया था। तो हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, उन्होंने सबसे पहले स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के अंतर्गत आता है। अब पिछले साल तो बोर्ड के एग्जाम में उन्होंने 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, पवित्र उपवन क्या है, व्हाट इज सेक्रेड ग्रुप। तो पवित्र उपवन क्या है, हमारे नेचुरल प्लांट्स हैं, वे प्लांट हैं जिनको हम लोग देव आस्था या भगवान की आस्था का प्रतीक मानकर उनकी पूजन करते हैं। मतलब उनको हम मानते हैं कि इन पेड़ों में, इन वृक्षों में आपका भगवान का वास है। अब जब इस टाइप का हमारा एस्थेटिक व्यू आ जाता है, आध्यात्मिक व्यू आ जाता है, तो हम लोग उन प्लांट की कटिंग नहीं करते, उन पेड़ों की कटाई नहीं होती है, उन पेड़ों को मतलब काटा नहीं जाता, उनको उखाड़ा नहीं जाता है ना। वो नहीं करेंगे तो उनमें हजारों उन भव्य जो ग्रेट जो बेनियन ट्रीज और आपके पीपल का जो पेड़ रहता है, इनमें बरगद का पेड़ रहता है, इनमें हजारों हजारों पक्षियों के घोंसले रहते हैं और उनमें अलग अलग टाइप के बर्ड्स की स्पीसीज अपने नेस्ट बनाती है। तो वो एक केवल एक प्लांट नहीं है, वो यू कैन से इट इज एन एंटायर इकोसिस्टम, मतलब एक पूरी तरीके से पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। तो इस बहाने उनका संरक्षण हो जाता है। तो ये प्रश्न भी आया और जानकर आश्चर्य होगा आपको कि बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाए। वो इसलिए नहीं लिख पाते बच्चे क्योंकि उनके जो, या तो उनके टीचर ने इसको मेंशन ही नहीं करा होगा कि पवित्र उपवन का अर्थ क्या है। मतलब अगर बता दिया जाए ना तो कुछ ना कुछ तो लिख देगा। अब जैसे मैंने अभी आपको समझा और आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो लिख दोगे, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव भले ऐसे एडिजिटिव जैसा मैंने समझा ऐसा ना लिखे, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ ये चीज होती है, तो उससे रिलेटेड चीज अगर आप लिख दी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सेक्रेड ग्रुप्स भी जो है, जो पवित्र उपवन है,
ये भी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे रामसर है, नेशनल पार्क है, और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसी टाइप से सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स जो रहते हैं हमारे, जो पंचतंत्र में आपको पुराने जमाने में, अब तो खैर कौन पंचतंत्र की कहानियां सुन रहा है न पढ़ रहा है, ठीक है ना, पर पुराने जमाने में कहते थे बको ध्यानम, स्वान निंद्रा। बको ध्यानम मतलब एक छात्र में बगुले जैसी एकाग्रता होना चाहिए। जैसे बगुला गंदे पानी में भी अपने चोंच से मछली को पकड़ लेता है। स्वान निंद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। कुत्ता एक आहट पाते से ही उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही छात्र में होना चाहिए ये गुण। छात्र में ये गुण होना चाहिए कि वो मतलब उसमें बगुले जैसी मतलब एकाग्रता हो, कि वो हर चीज को बहुत, किताब पढ़ते पढ़ते कोई बारीक शब्द भी आया तो उसे अंडरलाइन कर ले, और जब उसको प्रश्न परीक्षा में पूछे तो वो लिख दे। उसी प्रकार स्वान निंद्रा मतलब उसे नींद नहीं आना चाहिए। जब उसको लगा कि मुझे 4 बजे उठना है, सुबह तो 4 बजे उठ जाए। तो ये सब इसी में पवित्र उपवन में ही है, ये सेक्रेड ग्रुप्स में ही है, ठीक है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का मतलब एक इंसिटू प्लेस है। तो पवित्र उपवन का अगर प्रश्न आए तो ऐसा लिख देना कि वे प्राकृतिक वन या वन स्थल जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, एवं इनको एक धार्मिक आस्था का केंद्र मानकर हम उनका संरक्षण करते हैं और उनकी कटाई नहीं करते हैं। इस कारण से उनका संरक्षण हो जाता है। ऐसे वास स्थलों को, ऐसे हैबिटेट्स को हम लोग पवित्र उपवन, अंग्रेजी में सेक्रेड ग्रुव्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सेक्रेड ग्रुव्स आर द नेचुरल हैबिटेट्स of various types of biodiversity, and these are conserved due to aesthetic point of view, because we believe that in some trees there is a god, है ना। So we does not cut these trees and conserve them for long period of time. As a result of that, a complete ecosystem is conserved. एक पूरे पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण हो जाता है। ऐसे ऐसे पवित्र प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण स्थलों को हम लोग पवित्र उपवन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख दो पीपल का पेड़, है ना, पीपल ट्री, है ना। इसके अलावा बेनियान ट्री, बरगद का वृक्ष। इसके अलावा खेजड़ा, है ना, उसमें खेजड़े को भी नहीं काटते हैं हम लोग, है ना। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सा, चंदन का पेड़, है ना, ऐसे बहुत सारे प्लांट, तुलसी, है ना, समझ में आए कि नहीं। ऐसे हालांकि तुलसी छोटा सा प्लांट है, बट तुलसी की भी को अगर अपन ग्रो करें तो बड़े एक प्लांट के रूप में वो डेवलप हो सकता है। चंदन का प्लांट तो आपने देखा ही, ठीक। खेजड़ा भी एक प्लांट होता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो प्लांट होते हैं इनको हम लोग इसलिए प्रिजर्व करते हैं, इसलिए इनका इनका परिरक्षण करते हैं कि हमारी क्या सोच है कि इनमें भगवान का या देवी देवताओं का वास है, तो इनको पवित्र उपवन कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आता है। रामसर साइट में आपको बता ही दिया था कि रामसर साइट आर द वेटलैंड एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण स्थल होते हैं आपके रामसर साइट। और रामसर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये जो इनको संरक्षण के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए ईरान में एक सिटी है रामसर। वहां 2 फरवरी 1971 को वर्ल्ड लेवल की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इन वेटलैंड एरिया के कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक प्लानिंग की गई थी, और इसके कारण से इन स्थलों को हम लोग रामसर साइट या रामसर स्थल कहते हैं। और ये रामसर साइट में मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड एरिया है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो इस टाइप से ये अपना बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा इस 12th के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ओके, ऑल द बेस्ट।